हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 10 फॉर क्लास 12। तो आज ही मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया था। उस वीडियो में मैंने आपको लिख के नीचे डाला भी है कि ये वीडियो 50 मिनट्स का था, लेकिन पता नहीं किसी टेक्निकल एरर की वजह से जो लास्ट के 20 और 23 मिनट का वीडियो उसमें से अपने आप स्किप हो गया। तो उसी वीडियो को मैं यानी दो बनाने की जगह पे मैं एक में डाल रहा हूँ। तो जिन बच्चों ने जितना वॉच कर लिया है वो ठीक है, उससे आगे आप इसको फॉरवर्ड करके और देख सकते हो। तो देखिए, इस वीडियो में जो टॉपिक हैं वो सारे मैं आपको बता देता हूँ ताकि किसी बच्चे को ये ना लगे कि ये तो मैंने देख लिया। ये सारे टॉपिक इसमें डिस्कस करने हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, cause of heating effect, Joule's law, electric power, electric energy, power consumption in combination of appliances, efficiency of source of EMF and maximum power theorem। ये सारे टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं। तो वन बाय वन सभी को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। जिन बच्चों ने जितना पढ़ लिया है उससे आगे आप चलें। और अब तक शायद मैंने आपको ये नहीं कहा था कि वीडियो के साथ करना क्या है, केवल यही कह रहा हूँ मैं। तो बार बार कंसंट्रेशन से पढ़ना है और टाइमली इसको देखना है, टाइम टेबल से आपको पढ़ना है। लेकिन साथ साथ आज मैं एक चीज और कह रहा हूँ कि जिन बच्चों ने अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले। जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करोगे उसके तुरंत बाद वहां पे बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस करें। इससे आपको फायदा होगा। कई बार क्या होता है कि हम जैसे आज इसके अंदर मैं चेंजमेंट कर रहा हूँ वीडियो के अंदर, इसका साइज जो कुछ पार्ट इसका ट्रिम हो गया था उसको मैं इसके अंदर एडिट कर रहा हूँ एक ही वीडियो में। तो आपको लिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही मैं अपलोड करूंगा तुरंत आपके पास मैसेज आ जाएगा। दूसरा, अगर आपको वीडियो समझ में आए, जिन जिन बच्चों को जो पढ़ा है वो समझ में आए, तो मैं केवल और केवल यहीं से अंदाजा लगाऊंगा कितने बच्चों को समझ में आया है। जैसे ही आपको वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें। मैं ये नहीं कह रहा शेयर करें, ये करें, वो करें, या कुछ नहीं। केवल और केवल मेरे को ये पता चल जाए बस कि कितने बच्चों को समझ में आया है और कितने बच्चों को अभी प्रॉब्लम रह गई है। तो आप उस वीडियो के नीचे लाइक जरूर करें। आपको पता है कि 12th क्लास में टोटल स्ट्रेंथ कितने, वो मेरे को पता है। कितने बच्चों ने वॉच किया वो मेरे पास आ जाता है। और कितने बच्चों के समझ में आया इसका पता नहीं चल पा रहा। तो ये आप वहाँ पे उस वीडियो को लाइक करें। जिन जिन को समझ में आता जाता है, जिनकी कोई प्रॉब्लम रहती है, वो मेरे से जो भी मेरा व्हाट्सएप का पर्सनल नंबर है उस पर डिस्कस करें कि ये प्रॉब्लम हमारी इसमें रह गई है। क्योंकि अभी कुछ नहीं कह सकते लॉकडाउन के बारे में। 10 दिन 15 दिन हो सकता है और 4 5 या 10 दिन और बढ़ जाए। तो इसलिए कोई बच्चा ऐसे ना बैठा रहे कि बाद में समझ लेंगे, बाद में समझ लेंगे। कवर करके चले। कोई भी दिक्कत है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? देखिए, ये दोनों टॉपिक आपके मैं साथ साथ पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं एक वीडियो में इनको डिस्कस कर चुका, समझ में आपको आ गया होगा। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है? जब करंट का फ्लो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है तो लगातार फ्लो के कारण आपने देखा होगा बहुत से अप्लायंसेस हीटअप हो जाते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो उस हीट के कारण ही वर्क कर पाते, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब। अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट किसी दूसरी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है ये दूसरी फॉर्म में नहीं बदलेगी, तब तक उसका कोई मीनिंग ही नहीं है इलेक्ट्रिक बल्ब का। तो वहां से आपकी जो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो दो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट और हीट की फॉर्म में। तो आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब जब ग्लो करता है तो वो गर्म हो जाता है बहुत ज्यादा। तो ये कुछ एप्लीकेशंस भी हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की और कुछ इसके नुकसान भी हैं। तो आइए हम कोज पढ़ते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट किसके कारण होता है? तो मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर की लेंथ है L। मैंने क्या किया, इसको एक सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट कर दिया।
जिसके पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये मैं मान के चल रहा हूं। अब देखिए इसके कारण इसके अंदर जो चार्जेस हैं, फ्री चार्जेस कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, वो ये पोटेंशियल है या सोर्स ऑफ ईएमएफ है, ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाए, यानी इसके कारण ये मान के चलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इन द डायरेक्शन पॉजिटिव टू negative, and the free charges starts moving in a particular direction that is in opposite to the electric field setup due to external source of EMF। external source of EMF के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ उसके अपोजिट डायरेक्शन में चार्जेस फ्लो करना शुरू करेंगे। तो आपने पढ़ा था कि सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से और इधर जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स जो शुरू में इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन इसके कांटेक्ट में आए उनको क्या किया गया, फोर्स लगा। जैसे इनके ऊपर फोर्स लगता है देन दे गेन सम काइनेटिक एनर्जी, और थोड़ी देर के लिए ये एनर्जी जो गेन की ये फ्रीली मूव करते हैं। और आपने पढ़ा था कि तो एक्सेलरेट भी करते हैं, a इज इक्वल टू वी बाई टो। ये टो क्या था, रिलैक्सेशन टाइम, और यहाँ पे क्या होती थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट मींस इसकी शुरुआत तो होगी, शुरुआत तो जीरो से होगी, या हो सकता है कि सभी की जीरो से ना हो के कुछ वैल्यू इनिशियली हो भी सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जिग-जैग मोशन में होते हैं। तो हो सकता है कोई एक आध इलेक्ट्रॉन इधर भी चल रहा हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी की इनिशियली वेलोसिटी जीरो थी। हो सकता है कि कोई एक आध इसी डायरेक्शन में पहले से ही मूव कर रहा हो। तो जैसे ही उसके ऊपर फोर्स लगता है वो एक्सेलरेट होना शुरू हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अब देखिए यहां से यहां तक चला तो एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर वेलोसिटी बढ़ी देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेस। इस इलेक्ट्रॉन ने कुछ काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या हुई, इंक्रीज, एंड इट इज कोलाइड आफ्टर सम टाइम विद अनदर इलेक्ट्रॉन। न किसी और इलेक्ट्रॉन से थोड़ी देर बाद ये क्या हो गया, कोलाइड हो गया। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी इसने गेन की थी वो सारी की सारी इस कोलिजन में लॉस्ट कर देता है। क्या कर देता है, सारी की सारी लॉस्ट कर देता है। और ये इलेक्ट्रॉन इतनी ही एनर्जी गेन कर लेता है जितनी इसने लॉस्ट की। तो ये मानिए जितनी वेलोसिटी से ये आ रहा था वो तो थी, उसके बाद ये फ्रीली मूव और करता है तो इसकी तो वेलोसिटी और बढ़ेगी। लेकिन हमने तो पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब ये नहीं बढ़ी तो कहां गई, बस वहीं से हीट आएगी। नहीं बढ़ी तो कहां गई, इसके अंदर पॉजिटिवली मेटल आयंस हैं, पॉजिटिव मेटल आयंस। क्योंकि ऐसा थोड़ा ना है कि सारा का सारा जो ये आपका कंडक्टर है ये केवल इलेक्ट्रॉन से बना, इसमें इसके अलावा और भी कुछ होता होगा। तो मैं कह रहा हूं कि पॉजिटिव मेटल आयंस हैं, मेटालिक आयंस हैं, इनके साथ ही कोलाइड करते हैं, इनके साथ भी क्या होते हैं, कोलाइड। उन कोलिजन्स के कारण जो पॉजिटिव मेटल आयंस वाइब्रेट कर रहे थे उनका वाइब्रेशन वॉयलेंटली हो जाता है। वॉयलेंटली का मतलब होता है धुआंधार, धुआंधार मतलब बहुत फास्ट, और उनका मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही मैग्नीट्यूड और वाइब्रेशन बढ़ गए देन द नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विद मेटालिक आयंस इज आल्सो इंक्रीजेस एंड हेंस द जो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज लॉस्ट इन द कोलिजन्स विद मेटालिक आयंस। जिन इलेक्ट्रॉन्स ने मेटालिक आयंस के साथ कोलिजन किए उन कोलिजन्स के कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होगी। और यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो एनर्जी गई कहां, दैट इज कन्वर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज द कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, ये दोनों आपके कवर हम कर चुके हैं। उसके बाद है जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ सभी को पता है क्या होता है, पढ़ रखे हैं सभी ने 10th क्लास में, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। लेकिन इसका डेरिवेशन हमने 10th में नहीं पढ़ा था, उस डेरिवेशन को हम यहाँ पे कवर करते हैं। मान लेता हूं मेरे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R मैंने किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V था। इसके ऊपर ये दो टर्मिनल लिए मैंने A और B, इसके कारण इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था I। ये मेरी अजम्पशंस रहेंगी। अब देखिए यहाँ पे जो पोटेंशियल रहेगा, पोटेंशियल एट A मैं मान रहा हूँ वो VA रहेगा, एंड पोटेंशियल एट B वो आपका VB रहेगा।
एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी वो मैं कंसीडर करके चल रहा हूं कि वो V रहेगा। ठीक है, तो अब वन बाय वन मैं एक एक इक्वेशन को यहाँ पे लिखता जा रहा हूं। अब देखिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी मैं क्या निकाल रहा हूं VAB, ये मैं निकाल रहा हूं विच इज इक्वल टू V। और अगर VAB की मैं बात करूं तो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये डेफिनेशन होती है किसकी, पोटेंशियल की। ठीक है, तो यहां से यहां तक मूव करने में कितना लगेगा, वो हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस की बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या आ गया, VA माइनस VB। ठीक है, अब देखिए इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट नजर आ रहा है, और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो अब मैं मान के चल रहा हूं कि सपोज इन एवरी टाइम t Q अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है उस डायरेक्शन में हर टाइम t इंटरवल में क्या अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो कहां से कहां होगा भाई, ये तो है हायर पोटेंशियल और ये है लोअर पोटेंशियल, तो इस तरह से चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि I इज इक्वल टू Q बाई टी हो गया। अप टू हाउ मच टाइम और हाउ मच वैल्यू और अप टू विच इंस्टेंट दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज कंटिन्यूअसली फ्लोज फ्रॉम पॉइंट A टू B, कब तक फ्लो करता रहेगा भाई। ये देखिए जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है यूज तो इसलिए किया जाता है कि ये सर्किट के अंदर क्या करे, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करे। लेकिन अगर ये लाइफ टाइम मेंटेन कर दे तो आप सोचिए टॉर्च के अंदर एक बार शेल डाल दीजिए और जिंदगी भर उसको यूज करते रहिए, ऐसा तो नहीं है। वो आपने सुना होगा कि चार्ज डिस हो गए, अब ये डिम जलने लग गए, जो ग्लो है इसका ब्राइटनेस है वो कम होगी, ऐसा सुना है आपने। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि तो कम तो होता है, तो कम होता है तो इसका मतलब चार्ज का फ्लो तो कम होगा। कब तक इसके अंदर चार्ज का फ्लो होता रहेगा, जब तक ये है ये जीरो से बड़ा रहेगा तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा। इट मींस जब तक पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी नहीं हो जाता तब तक चार्ज का फ्लो रहेगा। तो I इज इक्वल टू Q बाई टी, ये आप नोट कर लीजिए कि Q अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोज फ्रॉम पॉइंट A टू B इन एवरी t टाइम। ठीक है, तो I इज इक्वल टू Q बाई टी, और यहां से मैं लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू आई टी। दिस इज इक्वेशन नंबर, ये जो इक्वेशन है इसको आप नाम दे लीजिए फर्स्ट, और ये जो इक्वेशन आई इसको नाम दे लीजिए सेकंड। ठीक है, अब अगर आपका चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएगा देन देयर इज सम लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज देयर। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। वो लॉस हम कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल कहाँ पे होनी है, बी पे, इनिशियल कहाँ पे होनी है, ए पे। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ U इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी दैट इज फाइनल UB माइनस UA। अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख के गए यार, कुछ भी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी एक टाइप का क्या था, वर्क था। आप पढ़ चुके हो पोटेंशियल एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क एक ही बात है। किस फॉर्म में पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम। मेरे को तो क्या करना है, W निकालना है, W इज इक्वल टू V इंटू में T, और इसी को मैं नाम दे दूंगा U। अब यहाँ पे मेरे पास दो हैं UB और UA, तो UB इज इक्वल टू VBT और UA इज इक्वल टू VAT। इन दोनों को उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का मेरे पास क्या मिल जाएगा, मेरे को लॉस मिल जाएगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, वैल्यू रख रहा हूं, तो ये आ रहा है आपका VBT
सॉरी यहाँ पे मैंने चार्ज लिखना था, गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। क्या होता है, क्या होता है, क्योंकि चार्ज को मूव करवाना है तो ये यहाँ पे क्या आएगा, तो सभी जगह पे क्या करना है, हमें क्या करना है। और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस पोटेंशियल एट ए इंटू क्या। अब इसमें क्या मैं कॉमन ले रहा हूँ और ये आ गया आपका वी बी माइनस वी ए। वी बी माइनस वी ए की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आया था वी ए माइनस वी बी, वो किसके बराबर था, v के बराबर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ v के बराबर। तो u इज इक्वल टू माइनस ऑफ v। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है, सॉरी जितना काइनेटिक एनर्जी में गेन होता है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होता है। नाउ यूज थ्योरम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अगर मैं यहाँ पे यूज करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी जिसमें गेन होता है उसको लिखते हैं पॉजिटिव, जिसमें लॉस होता है उसको लिखते हैं नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ ए क्यू। ये मेरे पास आ गया। तो इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बी क्यू। क्लियर है। दिस काइनेटिक एनर्जी इज used in collisions that is converts in the form of heat। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, h, that is the expression। now use the value of क्या की वैल्यू क्या होती है, I t। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो h इज इक्वल टू वी आई टी। बस उसके बाद क्या कर देते हैं, ओम्स लॉ का यूज कर देते हैं, v को यहाँ से हटा देते हैं। we know that v is equal to IR, then h is equal to I square R t। That is the expression for Joule's law। Joule's law का ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। बहुत इजी सा है, रिपीट करने की शायद जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये लग रहा है कि कम समझ में आया तो आप तुरंत यहाँ से जूल्स लॉ से जो मेरी कंसिडरेशंस थी उनको एक बार फिर दोबारा से वॉच कर लीजिए, समझ में आएगा। 100% आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में कर रहा हूँ, एक बार आप इसको पॉज करके जरूर देख लीजिए। मैं इसको रब कर रहा हूँ, रब करने से पहले एक बार तुरंत आप इसको रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में अभी डिस्कस कर रहा हूँ। हो गया, तो देख लेते हैं आप। अरे हीट एनर्जी चाहे किसी भी फॉर्म में हो, यूनिट्स वगैरह तो आपको पता ही होती है, क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, कमर्शियल यूनिट अभी थोड़ी देर में पढ़ाएंगे, अभी बता देता हूँ थोड़ी देर बाद। पहले टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जिसको किलोवाट आवर बोलते हैं, वो कहाँ से आती है, कैसे आती है, वो थोड़ी देर में अभी डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर का आपको पता ही है, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क अपॉन में टाइम। बहुत इजी हो गया ये तो, रेट ऑफ डूइंग वर्क अपॉन में टाइम। वर्क यहाँ पे किस फॉर्म में होता है, एनर्जी की फॉर्म में। तो आप वर्क को लिख सकते हो W इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, क्या हो, V अपॉन में T। नाउ यूज द डेफिनेशन I इज इक्वल टू क्या हो बाई T। तो ये आपका क्या हो बाई T रहा, इसकी जगह पे यूज कर दीजिए P इज इक्वल टू आई इंटू। अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपके बहुत ज्यादा काम की है। आपके घर में इलेक्ट्रिक बल्ब है, LED है, CFL है, कोई 50 वाट का है, कोई 100 वाट का है, कोई 5 वाट का है, और कोई आपका 20 वाट का है, तो कोई 15 वाट का है। ऐसी रेफ्रिजरेटर कूलर वगैरह जो होते हैं 250 का है कोई इससे ज़्यादा है, तो कोई इनसे कम भी हो सकता है। तो आप सभी यहाँ से क्या निकाल सकते हो, करंट की वैल्यू। क्या निकालना है आप सभी को, इनमें करंट निकालना है। आप देखोगे कि बहुत कम वैल्यू करंट की आएगी। तो यहाँ से पावर मैंने लिख दी, किसमें होती है पावर, वाट में होती है। किसमें होती है, वाट में। आई निकालना है तो V क्या लेंगे, घर में जो पोटेंशियल डिफरेंस वो आपने सुना होगा, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लेके आते हो उसके ऊपर लिखा होता है 220 to 250। तो घर पे जो आता है वो अप्रोक्सीमेटली 230 आता है। आप 230 का यूज करके, और यहाँ पे सभी का इसी वीडियो के साथ ही, जैसे आप फेयर नोटबुक में लिख रहे हो,
आप सभी के क्या लिखोगे, करंट, इन सभी का करंट आप निकाल के लिखोगे। तो मेरे पास फॉर्मूला आया P इज इक्वल टू आई इंटू में V, ओम्स लॉ का यूज करते जाइए, V इज इक्वल टू आई आर लिख दूं, V इज इक्वल टू आई आर, तो क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। चलिए अब मैं क्या चाहता हूं कि अब की बार क्या यूज कर दूं, आई को हटा देता हूं, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है बताइए भाई, ये V इज इक्वल टू क्या हुआ आई आर, मेरे को क्या हटाना है यहाँ से आई, तो आई इज इक्वल टू V बाई आर, तो क्या करूं मैं यहाँ पे V बाई आर रख दूं इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, इसमें रखूंगा किस किस जगह पे, आई की जगह पे, तो ये हो गया V स्क्वेयर बाई आर। ठीक है, ऐसा यूनिट की मैं बात करूं वो यहाँ से आएगी, करंट की क्या होती है एम्पियर, और इसकी क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट, तो वोल्ट एम्पियर इज इक्वल टू वाट होता है, इज इक्वल टू क्या होता है वाट। यहाँ से आप डेफिनेशन बना सकते हो कि आप कैसे कह सकते हो कि एक एक्सटर्नल सर्किट है और इसमें जो पावर कंजप्शन है वो 1 वाट है, इसकी जो पावर है वो कितनी है 1 वाट है। तो क्या करोगे, इफ 1 ampere current is flows through the circuit on the application of 1 volt potential difference, then power is 1 watt, तो उसकी पावर को हम क्या कह सकते हैं 1 वाट कह सकते हैं। तो आपने सुना होगा कि जो ये पावर की यूनिट होती है ये बहुत ही छोटी है वाट, तो ये जो कमर्शियल यूज है या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ये यूनिट्स आपकी यूज की जाती है किलोवाट में। देखा होगा आपने जो, और ये पावर हाउस वगैरह आपने देखे हैं जिनमें लिखा होता है कि ये इतने केवी का है, ये इतने केवी का है, तो केवी क्या है वो आपकी वो सॉरी केडब्ल्यू में होते हैं, और बोल देते हैं जैसे हम गांव में बोल देते हैं उसको केवी वगैरह, अदरवाइज वो किलोवाट में होते हैं, इससे आते हैं कितने किलोवाट पावर जनरेट की जाती है। ठीक है, तो वो आपका किलोवाट में, इसके अलावा ये और ज़्यादा बड़े पावर हो तो उसको मेगावाट में भी लिख देते हैं, आपको पता है ये किलो मेगा गीगा ये कैसे लिखते हैं। और इसके अलावा जो एक अदर यूनिट है वो है हॉर्स पावर, जो बहुत ही कॉमन है, बहुत ज़्यादा यूज होती है, HP, HP इज इक्वल टू 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट, ये आपको पता होना चाहिए। घर में जितनी भी मोटर वगैरह आपकी लगी होती है ये आपकी वाट में ना होके किस में होती है HP में होती है, जो पानी वाली मोटर होती है, या आपने सुना होगा कि हमने तो अब की बार ट्यूबवेल में कुएं में 10 की मोटर डाल दी, 10 HP होता है, 10 HP होता है, अब की बार हमने 15 की डाल दी। जो ये पानी वाली मोटर घरों में लगती है कि मैंने तो अब की बार मैं घर पे 1.5 की ले आया, अब की बार मैं 0.5 की ले आया, इस तरह से आपकी मोटर आती है। ऐसे ही घर पे चक्की वगैरह यूज होती है ना, तो उसमें भी जो मोटर होती है वो आपकी किसी में 2 HP की होती है तो किसी में 3 की, और किसी के ज़्यादा लोड हो तो 5 HP तक की यूज कर लेते हैं। तो वो आपका कन्वर्जन आपको आना चाहिए, HP मीन्स हॉर्स पावर। ठीक है, कई बच्चे बड़ा H लिख देते हैं, वो HP अलग है जो कंपनी का नाम है, जो लैपटॉप वगैरह बनाते हैं। किसी की भी यूनिट केवल एक एक्सेप्शनल केस है, लीटर को कैपिटल L से लिखते हैं, अदरवाइज कोई भी यूनिट अगर साइंटिस्ट के नाम से शुरू नहीं है तो उसका लेटर हमेशा स्मॉल आता है। तो याद रखना ये आपको कि केवल एक ही आपका अपवाद है, वो क्या है लीटर है, बाकी कोई अपवाद इनका नहीं है। तो 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। नेक्स्ट आगे मैं प्रोसीड हो रहा हूँ, आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड कर रहा हूँ। तो टॉपिक है आपका नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पावर हो गया। इलेक्ट्रिक एनर्जी की मैं बात करता हूँ। इलेक्ट्रिक एनर्जी ये क्या होती है भाई? अब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ से आएगी? ये एनर्जी तो एक टाइप का वर्क होता है, तो इलेक्ट्रिक वर्क कहाँ से? तो वर्क तो होता है किस लिए? ये सेल, एक बैटरी या सेल सर्किट में किस लिए लगाई जाती है? टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है तो कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। The amount of work done by the cell to maintain the potential difference across the terminals of the circuit is known as electric energy. इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट वैसे तो आपकी जूल होती है, लेकिन कमर्शियल यूनिट की बात करें जो कि बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है, वो क्या है? किलो वाट आवर।
किलो वाट हावर, ठीक है। और जूल क्या होता है, जूल की मैं बात करूं तो एनर्जी या वर्क इज इक्वल टू, अभी अभी हमने पढ़ा था, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ से हम चाहते हैं कि ये जो किलोवाट हावर है इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज गेन करें। तो यहाँ से जो ये एनर्जी होती है इसको कन्वर्ट करना होता है जूल सेकंड में। किस में कन्वर्ट करना होता है, जूल सेकंड में। और जूल सेकंड किसके बराबर होता है, वाट के बराबर। बस यही करना है, सॉरी जूल में कन्वर्ट करना है, सॉरी जूल में कन्वर्ट करना है। और जूल बराबर होता है वाट सेकंड के, किसके, वाट सेकंड के, वाट पावर सेकंड टाइम, ठीक है। तो इसमें कन्वर्ट हमें करना है। तो कन्वर्जन आपने सीख रखा है, इसमें शायद 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल आपका आया था। देखो एग्जैक्ट में नहीं बताया लेकिन शायद यही आया था, इतने जूल एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। कन्वर्जन आपको आना चाहिए। किलो के लिए क्या लिख देना है आपको, 1000 वाट एज इट इज रखना है, इंटू हावर के लिए सेकंड कर देना है। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सही है, यही होता है। तो ये 1 किलो वाट हावर, 1 किलो वाट हावर इज इक्वल टू, यानी 1000 वाट को अगर 1 घंटे यूज करते हो तो घर में जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है वो 1 यूनिट रीडिंग निकालता है। तो ये कमर्शियल यूनिट का मतलब क्या हुआ कि जो मीटर, जो बिल आपके घर में आता है वो किस बेस के ऊपर आता है, वो इस बेस के ऊपर आता है, किलोवाट आवर में। ऐसे बहुत से न्यूमेरिकल आपने 10th क्लास में किए हैं, अब भी आपको प्रैक्टिस करनी है। आ सकता है कोई भी न्यूमेरिकल कि एक बल्ब है इतनी देर यूज हो रहा है, 2 घंटे डेली यूज हो रहा है, 1 महीने तक यूज हो रहा है, उसके साथ साथ एक फैन चल रहा है जो 250 वाट का है, इतनी देर यूज हो रहा है। तो बताइए कि 1 महीने में कितना बिल आएगा अगर एक रीडिंग आपकी 5 रुपए के बराबर हो। इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ से करने बहुत इजी होते हैं, प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद मैं बात करता हूँ पावर कंजप्शन की। पावर कंजप्शन का मतलब क्या होता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन द सर्किट, यानी जो काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी लॉस्ट होगी एक सर्किट के अंदर, कितनी लॉस्ट होगी। देखिए एग्जैक्ट तो यहाँ पे हम जो पावर कंजप्शन है वो एग्जैक्ट नहीं निकल पाती, क्योंकि पावर के अलावा मतलब अप्लायंस की पावर एग्जैक्ट नहीं निकल पाती, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट का भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है। आपने सुना होगा कि हमने वायर यूज किया और उसमें क्या फैन लगा दिया तो वायर गर्म नहीं हो रहा था, लेकिन उसमें एक कूलर और लगा दिया जिससे वो वायर हीटअप हो गया। तो आप बताइए क्या यहाँ से पावर कंजप्शन का एग्जैक्ट दोनों फैन और उसके निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। लेकिन फिर भी हम पावर इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, और P इज इक्वल टू I इंटू में V, इसी का यूज करके हम पावर कंजप्शन कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर यूज करेंगे। यानी नंबर ऑफ अप्लायंसेस अगर यूज कर रखे हैं तो वहां पे पावर, कितनी पावर कंज्यूम्ड हो रही है, पावर कंजप्शन का मतलब होता है कितनी पावर वहां पे कंज्यूम्ड हो रही है। तो देखिए यहाँ पे आपको लग जरूर रहा होगा कि बहुत से अप्लायंसेस को अगर सीरीज में लगा दें तो पावर तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगी, लेकिन रिजल्ट कुछ अपोजिट यहाँ पे हमें मिलने वाले हैं। तो वो हम देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास 3 अप्लायंसेस थे, तीनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया। अप्लायंसेस तो क्या मैंने केवल रजिस्टर लिए हैं, क्योंकि हर अप्लायंस का कोई ना कोई क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। तो इनके अक्रॉस मैंने क्या किया, ये पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया, ये पॉइंट सी ले लिया, ये पॉइंट डी ले लिया। इसको कनेक्ट कर देता हूँ सोर्स ऑफ ईएमएफ से, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। मैं मान रहा हूँ कि ये आपका R1 होगा, ये आपका R2 होगा, ये आपका R3। ये तो आपको पता ही है कि इन सभी के अक्रॉस में क्या करूँगा, पोटेंशियल केवल यहाँ पे मेजर करूँगा तो कितना आना है V। तो चलिए उसको मैं ये लिख देता हूँ कि इसकी पावर P1, इसकी पावर P2, इसकी पावर P3। तो मैंने आपको बताया था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक ही बात याद रखनी होती है
कि यहाँ पे क्या सेम है, सभी के अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। सभी के अक्रॉस करंट की वैल्यू सेम रहेगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे V मेरे पास है, P मेरे पास है, R मेरे पास है, तो पावर का वो फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ जिसमें V और R यूज होंगे। तो क्या है, P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई R। ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे P और मेरे को चाहिए R, तो यहाँ से उल्टा भी कर सकता हूँ, R इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई P। तो देखिए मैं पहले यहाँ से R1 निकाल देता हूँ, R1 इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई P1। सिमिलरली R2 इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई P2 एंड R3 इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई P3। अब मैंने को पता है कि सीरीज में सभी रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ते हैं, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सभी की वैल्यू रख दीजिए, तो R इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वेयर बाई P1 प्लस वी स्क्वेयर बाई P2 प्लस वी स्क्वेयर बाई P3 इफ R इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई P। ये जो लिख रखा है ये हो R इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई P, वी स्क्वेयर बाई P। तो अब देखिए ये वी स्क्वेयर वी स्क्वेयर वी स्क्वेयर सारे कैंसिल, तो मेरे पास नेट पावर आ गया 1 बाई P इज इक्वल टू 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2 प्लस 1 बाई P3। रिजल्ट मेरे पास ये आया, रिजल्ट मेरे पास ये आया। यहां से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये भी आ रहा है कि P इज इनवर्सली डिपेंड अपॉन R, क्योंकि पोटेंशियल तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट रखने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्योंकि वो मेंटेन करना है ना। पावर इज इनवर्सली डिपेंड अपॉन 1 बाई R, पावर इज इनवर्सली डिपेंड अपॉन 1 बाई R। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तो पावर बहुत कम होगी, और सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है तो पावर घट जाएगी। If number of appliances are connected in series, then net power of all the combination of the appliances is decreases। यहाँ से ये पता चला कि अगर हाईएस्ट रेजिस्टेंस जिस अप्लायंस का है उसकी पावर मिनिमम एंड वाइस वर्सा, जिसका मिनिमम है उसकी मैक्सिमम। क्लियर है ये चीज यहाँ से। चलिए अब मैं पैरेलल की ओर बात कर लेता हूं, अब मैं पैरेलल की ओर बात कर लेता हूं, तो देख लेते हैं क्या होता है। चलिए कॉम्बिनेशन में चल रहे हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन और देख लेता हूं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं 3 अप्लायंसेस को कनेक्ट कर रहा हूं जिनका रेजिस्टेंस R1 R2 और R3 है। तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया, यहाँ पे एक सोर्स ऑफ ईएमएफ लगाया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। तो इन सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हुआ सेम, ये R1 ये R2 ये R3, इसको मैं P1 नाम दे रहा हूँ, इसकी पावर P2 सॉरी उल्टा मत दो, P1 इसको दे लो P2 इसको दे लो, ताकि एक सीक्वेंस बन जाए, इसको क्या दे दे P3। अब मेरे को पता है कि इन पैरेलल 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 होता है। तो आप सभी को पता है कि रिजल्ट क्या आना है, P अपॉन में V इज इक्वल टू P1 अपॉन में V स्क्वेयर, सॉरी ये आपका V स्क्वेयर आएगा, और ये आएगा आपका P2 अपॉन में V स्क्वेयर, ये आएगा आपका P3 अपॉन में V स्क्वेयर। आप करके देख लेना, यही आना है, वैल्यूज रखना। और अब यहाँ से मैं क्या कॉमन लेता हूँ V, तो V से V कैंसिल, आपके पास P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ये आपका पैरेलल में आ गया, ये आपका किस में आ गया है, पैरेलल में आ गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, उससे पहले एक बार आप सीरीज और पैरेलल को दोबारा से देख लीजिए आपके नोटबुक में, और अगर कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो वीडियो को दोबारा जरूर वॉच कर लें, साथ साथ वीडियो को एक बार आप जरूर वॉच करें।
हो गया, करूं शुरू। अब देखिए यहां पे अगर मैं ऐसा कर लूं कि नंबर ऑफ बल्ब को अगर मैं सर्किट में यूज कर लूं तो कौन से की ब्राइटनेस ज्यादा रहेगी और कौन से की ब्राइटनेस कम रहेगी, ये बताइए मेरे को। जिसका रेजिस्टेंस कम उसकी ब्राइटनेस भी कम, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा। रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा उसकी पावर कम। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया। अगर नंबर ऑफ बल्ब अगर मैंने यूज किए तो उनमें से सबसे ज्यादा ब्राइटनेस उसकी होगी जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। सबसे कम किसका होगा? जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी। तो ब्राइटनेस भी उसकी कम होगी जिसकी पावर सबसे ज्यादा। उल्टा हो गया कि मेरे पास एक सीक्वेंस है उसे या कोई सर्किट है, उस सर्किट में मैंने 5 बल्ब यूज किए, कोई 200 वाट का, कोई 50 वाट का, कोई 100 वाट का, तो ब्राइटनेस सबसे कम वाट वाले की सबसे ज्यादा रहेगी। अब कई बच्चे ब्राइटनेस के बारे में नहीं समझ पा रहे। ब्राइटनेस मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट, नंबर ऑफ लाइट रेज क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो एक छोटा सा एरिया उस कम पावर वाले के नजदीक ले और वही एरिया ज्यादा पावर वाले के नजदीक ले तो नंबर ऑफ लाइट रेज उस एरिया को जो क्रॉस कर रही है वो किस में ज्यादा रहेंगी? जिसकी पावर कम थी। तो सबसे कम पावर वाले की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मैं प्रोसीड कर रहा हूं, दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ ईएमएफ। एफिशिएंसी का मतलब आप सभी को पता है, दैट इज आउटपुट अपॉन में इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। चलिए देख लेते हैं। तो एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं नीटा से। ये होता है आपका आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट V इंटू में आई और इनपुट E इंटू में आई, ईएमएफ इंटू में आई। कट कर दूं, V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है और E इज इक्वल टू I इंटू में R प्लस R। कल ही पढ़ा था। I से I कैंसिल, ये लो भाई, एफिशिएंसी इज इक्वल टू R अपॉन में R प्लस R। ये आपकी एफिशिएंसी आ गई है R अपॉन में R प्लस R। नोट कर लीजिए, फॉर्मूला से बहुत अच्छा रिजल्ट अभी मैं थोड़ी सी देर में आपके सामने रखने वाला हूं। नेक्स्ट है टॉपिक आपका मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम output power of source of EMF is maximum when the external resistance in the circuit is equal to internal resistance of the circuit. According to this theorem, एक सर्किट के अंदर मैक्सिमम पावर तब रहेगी जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो जाए। और एक क्वेश्चन ये भी आया था कि प्रूव करके दिखाइए कि मैक्सिमम पावर एक सर्किट की 50% ही हो सकती है। मैक्सिमम कब रहती है? जब ये दोनों बराबर हो। तो क्या रखोगे देखना एक बार, अभी ये क्वेश्चन तो कर ही देते हैं जो आपका आया हुआ है कि एक सर्किट की मैक्सिमम पावर 50% हो सकती है, जो यानी एफिशिएंसी एक सोर्स ऑफ ईएमएफ की मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 50%। कैसे? ये अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ मैक्सिमम पावर R इज इक्वल टू R। अगर ये कंडीशन हो जाए तो क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूं, R अपॉन में 2R, R से R कैंसिल, 1/2 कितना हो गया? 50%। हेंस प्रूव्ड। तो क्या करोगे डायरेक्ट, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम पावर थ्योरम, इट सेज दैट the power of the circuit is maximum when internal resistance of the source of EMF is comparable or exactly equal to the external resistance of the circuit.
ये है आपकी मैक्सिमम पावर थ्योरम। इसका यूज करके हम ये कह सकते हैं कि एक सोर्स ऑफ ईएमएफ की मैक्सिमम एफिशिएंसी 50% ही हो सकती है। तो आप ये थ्योरम वगैरह जो भी है आपको डिस्कस करनी है, क्योंकि वीडियो का साइज बहुत बड़ा हो गया है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। आप अजम्पशन लेके चलोगे वही ई आई आर और वी और आपका कैपिटल आर, ठीक है, ये अजम्पशंस रहेंगे आपके ई आई आर आर। इसके अलावा कुछ नई चीज़ यूज होगी नहीं, और ये भी इनका यूज करके और आपको ये प्रूव कर देना है। अगर कोई भी दिक्कत रहे तो आप मेरे से पूछ सकते हो। फॉर्मूला रहेगा P = I²R, ठीक है। इसके आगे जो टॉपिक है वो है आपके एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आप बहुत ज़्यादा बार पढ़ चुके हो। जो भी आपका इलेक्ट्रिक आयरन होता है, इलेक्ट्रिक सोल्डर होता है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, आपका हीटर होता है, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी, इनकी एप्लीकेशन है। इसके अलावा और अगर आप बहुत सारी एप्लीकेशन दे रखी हैं, किसी भी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे से डिस्कस करें। मैक्सिमम पावर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है और इसकी स्टेटमेंट बतानी है आपको भी, ठीक है। ये क्या कहती है कि पावर किसी भी सर्किट के अक्रॉस मैक्सिमम तभी हो सकता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेम रहेगा। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और यूज होगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट और यूज होगा, वो होगा कहीं पे आपका r + r का होल स्क्वायर आएगा और उसको ये क्या करेगा r - r का होल स्क्वायर करके +4r कर देगा। तो एक ही बात है, वो केवल और केवल क्या करेगा, ये देख लेना कि कैपिटल R में से स्मॉल r में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। वो जैसे जैसे सीक्वेंस बढ़ते जाएगा अपने आप पता चल जाएगा कि क्या आएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेगा। तो इससे ये केवल आप यूज करो चाहे ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप थ्योरम की स्टेटमेंट डायरेक्ट यूज करोगे तो भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये स्टेप केवल आपको समझाने के लिए ले रखा है कि यहाँ पे अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप सभी को समझ में आए होंगे। आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये पता करना होता है मेरे को कि कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, इसलिए जिन जिन बच्चों को समझ में आता जाए वीडियो को लाइक जरूर करें। एक चीज और, कल यानी फ्राइडे को मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगा, 8 मई को कोई वीडियो नहीं डालूंगा। आप सभी को यहाँ तक, ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक रहेगा। जो टॉपिक पहले आ चुके वो और अब तक हो चुके ये केवल करंट इलेक्ट्रिसिटी में, थोड़े टॉपिक हुए हैं। यहाँ तक का MCQ टेस्ट सैटरडे 9 मई को होना है, उसके लिए प्रिपरेशन करें। और अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो किसी भी टाइम पे आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1 और 2 दिन यानी पिछले 1 और 2 दिन, आज आप अगर वीडियो को देख रहे हो 6 और 5 तारीख को कुछ बच्चों ने मेरे पास क्वेश्चन भेजे थे, लेकिन मैं कुछ एक के ही सोल्व करके भेज पाया वापस। तो वैसे मैं कहता ही हूँ किसी भी टाइम पे आप भेज दीजिए, मैं सोल्व कर दूंगा। लेकिन ये 2 दिन क्या था, मेरे पास कोई दूसरी क्लास का काम था, वो मेरे को पूरा करके देना था, वो जरूरी था, इसलिए मैं उसमें बिजी था। ऐसा नहीं है कि मैं फ़ोन नहीं देख रहा था, मैं लिस्ट वगैरह बनानी थी, कुछ उसमें बिजी था। इसलिए कुछ बच्चों के आंसर तो मैंने अगर फ्री टाइम में देखे तो उनके सोल्व करके भेज दिए क्वेश्चंस को, लेकिन कुछ एक के रह गए, शायद 3-4 बच्चों के रह रहे हैं, तो वो मैं आपको यानी फ्राइडे तक सभी के आंसर्स मैं आपको सोल्व करके दे दूंगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहे या कोई और नई प्रॉब्लम रहे तो आप डिस्कस कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।